हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक क्लास में, जो आप सभी को अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी दमदारी साबित करने, अपने आप को एक सशक्त, एक जागरूक स्टूडेंट के रूप में सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर वो एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम अपने साहित्य को आधार बना करके आज की जानकारियों को या अपनी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनके प्रति अवेयर होते हैं। वैसे तो आज के ज़माने में अनेक लाखों माध्यम बन चुके हैं अवेयरनेस के, जानकारी के, लेकिन ये जो माध्यम है वो साहित्य की एक विधा के रूप में हमारे सामने है, जिसकी भाषा शैली, जिसकी शब्दावली, जिसके कंटेंट, जिसके रिपोर्ट्स आदि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमने इसको एक माध्यम बनाया हुआ है। आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करने से पहले सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान से ऐसी कामना के साथ मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए इस विषय पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल अर्थव्यवस्था के खतरे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आपको काम में आने वाली है। इस न्यूज को कहाँ यूज करना है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। अगर आप सिलेबस में बहुत शांति से, इस हमारा जो इकोनॉमी का सिलेबस है उसमें अगर बहुत शांति से यहाँ आप दूसरी यूनिट पर आएंगे तो दूसरी यूनिट में आपको दिखेगा हमारे सिलेबस का हिस्सा है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नकद लेन देन का प्रभाव, मौद्रिक नीति और वित्तीय समावेशन। ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इन सब में जो डेटा यूज होने वाला है वो यहाँ से ही आएगा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो डेटा, या उसका अपडेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये एक छोटी सी न्यूज खूब सारी इंफॉर्मेशन अपने आप में समाहित करती है। इसकी जो शब्दावली है वो भी हमें बहुत यूजफुल होगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं न्यूज को। डिजिटल व्यापार के समक्ष कई चुनौतियां और कई खतरे हैं। डिजिटल संरक्षणवाद बढ़ रहा है, इससे खासकर छोटे उद्योग, एमएसएमई सहित अन्य क्षेत्रों में व्यवसाय के लिए अवसरों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जा रहा है। मतलब छोटे व्यवसाय खत्म हो रहे हैं और जो व्यवसाय है उनका केंद्रीकरण, अर्थात अंबानी अडानी के पास में अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण बढ़ते जा रहा है। अब मैं इस न्यूज के अच्छे वाले हिस्से को आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। शुरुआत जो है वो अच्छे शब्दों के साथ की जाए। समय और काल और परिस्थितियों के अनुरूप जो परिवर्तन आते हैं उनमें अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न आयामों में आने वाले परिवर्तन भी स्वाभाविक है। आज डिजिटलीकरण के दौर में अर्थव्यवस्था भी डिजिटल हो रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल तकनीक के जरिए संचालित होने वाली आर्थिक गतिविधियां जैसे ऑनलाइन लेन देन, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग जैसी कई गतिविधियां शामिल हैं। इसमें अर्थव्यवस्था से इंटरनेट, मोबाइल डेटा रख रखाव की प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी जुड़ी क्रियाओं का समावेश होता है। ये तो मैं आपको टॉपिक की इंफॉर्मेशन दे रहा था कि ये टॉपिक हमें डिजिटल लेन देन, डिजिटल ट्रांजैक्शन, वित्तीय समावेशन वाले टॉपिक में यूज हो जाएगा। अब आप यहाँ आइए। डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भारत नेट परियोजना का उद्देश्य भी प्रत्येक ग्राम पंचायत को किफायती हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। यह हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अगली बात में लिखा हुआ है दुनिया भर के देश डिजिटल अर्थव्यवस्था समझौते द्वारा आपस में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यहाँ आते हैं व्यापार से रिलेटेड आंकड़े मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको मजा आएगा यहाँ से। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था आकलन एवं माप शीर्षक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022-23 में डिजिटल क्षेत्र की राष्ट्रीय आय लगभग 11% हिस्सेदारी रही। मतलब सीधा सीधा आपको एक आंकड़ा मिला और वो आंकड़ा क्या है कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है या प्रति व्यक्ति आय है या हमारा जो जीडीपी है उसमें 11% योगदान तो डिजिटल चीजों का है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ना होती तो हमारी अर्थव्यवस्था 11% कम होती। जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 31.64 लाख करोड़ रुपए का योगदान करती है। वर्ष 2023-24 में इसके 13% होने का अनुमान है और 2029-30 तक यहां देश की कुल अर्थव्यवस्था में लगभग पांचवें हिस्से का मतलब होता है
20%, मतलब 29-30 तक हमारी अर्थव्यवस्था में 20% हिस्सेदारी डिजिटल चीजों की हो जाएगी, डिजिटल लेन देन की हो जाएगी। ये बहुत अच्छा आंकड़ा जो आपको बेहतरीन चीजें प्रोवाइड कराएगा। फिर आगे भी हमें बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि हमारे देश में टोटल कितने लोग कितने ट्रांजैक्शन करते हैं, कैसा क्या करते हैं, वो सारे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। इसको मैं आपके सामने और अच्छे से प्रेजेंट करता हूँ। इसी पैराग्राफ को मैं फिर से अलग ढंग से या दूसरे पैराग्राफ में जो आंकड़े हैं उनको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। भारत में साइबर आर्थिक अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। 2022 में 65,000 मामले दर्ज हुए। 2021 की तुलना में 24% डिजिटल अपराध बढ़े हैं। तो एक तरफ तो हमने कह दिया कि डिजिटल हमारा जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अपराध जो है डिजिटल अपराध वो भी बढ़ते जा रहे हैं। 2022 में जहां टोटल 65,000 अपराध रजिस्टर्ड किए गए जो पिछले साल की तुलना में 24% वृद्धि को दर्शाते हैं। माने हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ती है 2-4%, अपराध बढ़ रहे हैं 24%, जो बहुत वित्तीय नुकसान इसके कारण 2020 में हमें 1935 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। पंजीकृत मामलों में साइबर धोखाधड़ी सबसे अधिक 64% है। इसके बाद जबरन वसूली 5.5%, यौन शोषण भी 5.2% है। ये आपको बहुत अच्छे अच्छे आंकड़े प्रोवाइड करने का एक जरिया था। चलिए मैं इसे अपनी भाषा में जब मैं लिख करके आपको सुना सिखाता हूं उस फॉर्मेट पे आ जाता हूं। न्यूज का नाम है डिजिटल अर्थव्यवस्था के खतरे। यहां से मुझे एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली। डिजिटल व्यापार के समक्ष कई चुनौतियां और खतरे हैं। डिजिटल संरक्षणवाद बढ़ रहा है। ये हो सकता है कि 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए डिजिटल संरक्षणवाद क्या है। आप सब लोग लिखकर बताएंगे और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से इसका आंसर लिखकर भेजिएगा कि डिजिटल संरक्षणवाद क्या है। इससे खासकर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों सहित अन्य क्षेत्रों के लिए व्यवसाय के अवसर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं उन बुरी तरह प्रभावित है, वो बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े व्यवसाय जो है और बड़े होते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा पिछले 5 सालों में फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो है वो अपना साम्राज्य फैला चुकी है, जबकि छोटी छोटी गली कूचे की दुकानें बंद होती जा रही हैं। समय काल और परिस्थितियों के अनुरूप जो परिवर्तन आते हैं उनमें अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न आयामों में परिवर्तन स्वाभाविक है। एक बहुत अच्छी बात है जो हम कहीं भी भूमिका के रूप में यूज करेंगे। आज डिजिटलीकरण के दौर में अर्थव्यवस्था भी डिजिटल हो रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को किफायती हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना। फिर यहाँ से आंकड़े शुरू हो जाते हैं। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के आंकड़े आकलन एवं माप रिपोर्ट नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। वो कहती है कि 2022-23 में डिजिटल क्षेत्र में राष्ट्रीय आय लगभग 11.74% हिस्सेदारी रही। मतलब हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसमें 11.74% हिस्सेदारी डिजिटल अर्थव्यवस्था की थी। बहुत बेहतरीन आंकड़ा है ये। देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 31.64 लाख करोड़ रुपए का योगदान डिजिटल अर्थव्यवस्था देती है। 2024-25 तक यह 13% होने का अनुमान है और संभावना है कि 2029-30 तक देश की अर्थव्यवस्था में इसका 5वां हिस्सा अर्थात 20% भागीदारी जो है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था की हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे और आंकड़े मिलेंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। अर्थव्यवस्था ने विभिन्न क्षेत्रों में 2022-23 में 1,40,67,000 लोगों को रोजगार प्रदान किया। तो ये भी हमें एक बहुत बेहतरीन सा आंकड़ा मिला कि आज की तारीख में हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। तो 1,40,67,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर से वित्तीय लेन देन में क्रांति आ गई है और पिछले 5-10 सालों में खूब बढ़ा है लेन देन। डिजिटल लेन देन कुल कितना होता है? 2017-18 में हमारे यहाँ 2 करोड़ डिजिटल लेन देन होते थे, जो 2023-24 में बढ़ करके कितने हो गए हैं? 18,000।
सोचो कि 2 से बढ़कर के 18,000 पहुंच गई है डिजिटल लेन देन, डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या। बहुत बड़ी क्रांति को दर्शाता है ये। चिली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था की भागीदारी एक समझौता हुआ है, जो एक नया करंट अफेयर्स है। जब हम व्यापार पढ़ते हैं तो वहां ये पॉइंट काम में आ सकता है, इसलिए लिख दिया। सभी सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए खुला डिजिटल व्यापार समझौता है, या विश्व का पहला डिजिटल व्यापार समझौता किन देशों के बीच हुआ। प्री में अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का पहला डिजिटल व्यापार समझौता किन देशों के बीच हुआ, तो विश्व का पहला डिजिटल व्यापार समझौता डब्ल्यूटीओ के माध्यम से चिली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के बीच में हुआ है, जो विश्व के सभी देशों के लिए खुला है। कब हुआ? 2020 में। इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित होने वाला भी यह पहला समझौता है। इस टाइप के फैक्ट्स भी आपको काम में आएंगे। और आगे आंकड़े बताता हूं मैं। डिजिटल व्यापार के समक्ष अनेक चुनौतियां और अनेक खतरे हैं। क्या खतरे हैं? डिजिटल संरक्षणवाद बढ़ रहा है, छोटे व्यवसाय के लिए अवसर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, वैश्विक व्यापार में समझौते के अभाव में समन्वय नहीं हो रहा है, डिजिटल साक्षरता की कमी है, डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी है, डेटा गोपनीयता के मुद्दे हैं। ये सारी समस्याएं हैं जो डिजिटल व्यापार को कम करती हैं। अब आपको असली आंकड़े बताता हूं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है ये भी याद कर लो, इसी न्यूज में लिखा हुआ है। भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। 2022-23 में 65,000 मामले दर्ज किए गए। सोचो, 65,000 लोगों को लूटा गया 2022 में डिजिटल रूप से। 2021 की तुलना में 24%, 24.4 लगभग 25% की वृद्धि हुई। 2022 में साइबर अपराध से 935 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पंजीकृत मामलों में साइबर धोखाधड़ी के मामले 64% हैं। इनके बाद जबरन वसूली 5.5% और यौन शोषण मामले भी हैं। आर्थिक धोखाधड़ी में सर्वाधिक शिकार जो है वो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं होते। फिर यहाँ इन्होंने उपाय भी बता दिए कि समग्र विकास हेतु या डिजिटल जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, सशक्त एंटीवायरस विकसित करनी चाहिए, समय समय पर उनको अद्यतन करना चाहिए, डिजिटल बुनियादी ढांचा होना चाहिए, डेटा गोपनीयता की रक्षा हेतु कानून बनाना चाहिए, डिजिटल विभाजन को कम करना चाहिए। ये सारे काम अगर सरकार करती है तो भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से ग्रो होगी। खैर, भारत की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, ये गलत है। भारत की सरकार ने प्रयास भी किए। भारत की सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए? आईटी एक्ट 2000 लाया गया, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 बनाई गई, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा भारत अभियान 2018 चलाया गया, सर्ट-इन नाम की एक संस्था का गठन किया गया। 2004 में डिजिटल इंडिया नाम का एक मिशन लाया गया। ऐसे बहुत सारे काम सरकार ने किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें हल करना बाकी है। इन चुनौतियों को, इन समस्याओं को हल करके हम डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ दे सकते हैं। बहुत छोटा सा आर्टिकल था, छोटी सी न्यूज थी। एक बार देखो, एक पेज पढ़ने पर आपको कितनी सारी न्यूज, कितनी सारी चीजें, ये इतना सा एक आर्टिकल है जो आपको इतनी सारी न्यूज दे करके गया। आप सब लोग रोज न्यूज़पेपर से थोड़ा सा अपडेशन अपने कंटेंट के लिए करें। देखिए, ये जो आम न्यूज़पेपर हैं, जो एडवर्टाइजमेंट या फालतू की बातें करने वाले हैं, वो नहीं, जो हमें गहराई से काम में आए, उन न्यूज़पेपर को, उन न्यूज को पढ़ना है। मैं यही काम आप सबके समक्ष कर रहा हूँ। उसमें से जो काम की न्यूज होती है वो आपके सबके लिए लेकर आता हूँ और आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, विशेष रूप से सभी को धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे महत्वपूर्ण खुश रहें। थैंक यू।